now, without wasting any time, I request our next this panelist, Professor Krishna Mohan. Sir, are you getting my voice? Yes. Okay, sir. I just want to give a brief introduction and then we will start. I'll take only 2 minutes for that. Don't waste time on that also. I'm not going to waste, sir. I'll take only 1 minute. For me, my participants are my energy. I know. I will not waste energy. So, very quick introduction I'm giving. Professor Krishna Mohan is a professor in Department of Geography, Punjab University, Chandigarh. He has obtained higher education from Punjab University itself. He has held many positions that he was. Thank you, Sony. Go ahead. Thank you. It's okay. Okay, sir. Sir, Now, what is important? I'll just want to mention few things. Friend, Sony is my friend, so he will talk all good things. Don't worry. Let's go ahead. So, okay, I'll not come between you and Professor Krishna Mohan. I just convey one thing, that he is a person who has published extensively as well as delivered a lecture at many platforms in India and abroad. Sir, board is yours. Thank you very much. Thank you, Sony Saab. I want to share my screen. Sure. Okay. And then I'll start. So first of all, once again, now it is about to be good noon, but then good morning to everybody. Namaskar. Or Sony Saab, I would like to know that should I be completely in English or it should be by this? Sir, bilingual will be bilingual is fine. Now, first of all, thank you to you for asking me to deliver this talk. And as I told you that I would like to talk something very relevant and something new which each geographers must know. लेकिन साथ ही साथ जब ये बातचीत मुझे आपसे करनी है, जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, और वो मेरे लिए शक्ति है, मेरे लिए स्रोत है, because their interaction is going to be of great use to me. So friends, दो मेरी assumptions हैं. पहले तो दो मेरी assumptions हैं and I hope सोनी साहब उसको endorse करेंगे on behalf of the participants. पहली मेरी assumption ये है और होती है वो ये कि जिन लोगों को मैं आज जिनसे मैं बात करने जा रहा हूँ, वो लोग अपने अपने विषय के बेस्ट ब्रेन्स हैं, तभी उन्हें विश्वविद्यालयों में या कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए मौका मिला है. सोनी साहब, इस बात को आपको मानना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि यस सर, यस. और यदि सच नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है. नंबर 1. नंबर 2, सेकंड मेरी assumption होती है जब भी मैं बात करता हूं अपने लोगों से, वो ये कि वो भारत के सबसे अधिक अवेयर्ड लोग हैं. सबसे अधिक अवेयर्ड इसलिए हैं क्योंकि वो भारत के सबसे अधिक शिक्षित लोग हैं, तो उनका जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए. यदि हमारा यह वर्ग भी अवेयर्ड नहीं है, राष्ट्र में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, तब भी एक चिंता का विषय बन जाता है कि आखिर क्यों हमें जानकारी नहीं है. क्योंकि आप यदि जानकार होंगे तभी आप अपनी जानकारी अपने छात्रों के बीच में पहुंचा पाएंगे और वो बहुत आवश्यक है. बिकॉज आपके लिए इग्नोरेंस माफ नहीं है, आपके लिए इग्नोरेंस माफ नहीं हो सकता है, बिकॉज आपको तो जानना ही पड़ेगा, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको तो समझना ही पड़ेगा. नाउ कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट फ्रेंड्स, सो बहुत लंबे समय से इस पे बात होती रही है, पब्लिक व्यू में भी आता रहा है, बट मुख्य मुद्दा ये है कि दुनिया में बदलाव बहुत तेजी से हुआ है और इस बदलाव के क्रम में जो जोग्राफर्स के सामने चुनौतियां आती रही हैं, वही आती रही हैं कि 1957 में जब पहली बार स्पेस शटल भेजा गया रशिया के द्वारा स्पुतनिक को, उसके बाद से लेकर के आज तक बहुत सारे बदलाव हुए हैं. बट थोड़ा और पहले चलें तो मानव ने जब हवा में उड़ान भरनी शुरू की, तब से लेकर और अब तक की जो दुनिया है वो बहुत बदल चुकी है. शायद हमारे पूर्वजों की कल्पनाओं में तो हो सकता है, बट उन्होंने इस बात का अनुभव नहीं किया होगा कि 2021 का की जो दुनिया होगी कैसी होगी और 2021 का भारत कैसा होगा. आपके सामने चुनौती है कि आप 2025 का भारत, 2030 का भारत, 2050 का भारत कैसा बनाना चाहते हैं. एंड दैट इज गोइंग टू बी चैलेंज. सो आज का जो विषय है फ्रेंड्स, वो है रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसीज के बारे में. और इसमें सबसे पहले मैं आपके सामने 3 सवाल रखता हूं.
इससे पहले कि हम बात करें। पहला सवाल ये है कि आर जोग्राफर्स अवेयर ऑफ द रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसीज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम? यानी कि हिंदुस्तान में यदि हमने सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा और उन सैटेलाइट से हमें डिफरेंट तरह का डेटा मिलना शुरू हुआ, तो सवाल ये उठता है कि भी उस डेटा को लेने के लिए, उस डेटा को इस्तेमाल करने के लिए और उस डेटा को फर्दर डिसेमिनेट करने के लिए हमारे पास क्या पॉलिसीज है, और यदि हमें पॉलिसी का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, वो चुनौती का विषय बन सकता है। अब दूसरा सवाल मैंने आपके सामने फिर रखा है कि व्हाई आर सच पॉलिसीज नॉट रीचिंग द डेटा यूजर कम्युनिटी? तो आप जैसे विद्वानों तक भी यह जानकारी यदि पहुंच नहीं रही है, तो बड़ा सवाल है कि वो क्यों नहीं पहुंच रही है। और तीसरा मुद्दा वो ये है कि हाउ आर द न्यू पॉलिसीज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस? तो यदि पहले की कोई पॉलिसी थी, तो नई पॉलिसी में क्या बदलाव किया गया, और वो आपके रिसर्च को, आपके टीचिंग को किस तरीके से सपोर्ट करेगा? ये 3 मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पहले हमें समझना पड़ेगा कि रिमोट सेंसिंग डेटा प्लेटफॉर्म्स क्या है। हम अपने ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन को कैसे इकट्ठा करते हैं? 3 बड़े प्लेटफॉर्म्स का जन्म अब तक हो चुका है। पहला प्लेटफॉर्म जो है वो है एयरप्लेन्स, जिसमें कि आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में रह करके एयरप्लेन्स का इस्तेमाल करके फोटोग्राफी करते रहे, और लंबे समय तक भारत में एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन क्लास में पढ़ाया जाता रहा। जहाँ तक भारत का सवाल है, शायद आप में से लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ाया होगा या नहीं पढ़ा है, तो आज सुन लीजिए। वो ये है कि भारत में इंडियन फोटो इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष 1966 में कर दी गई थी। 1966 we formed the Indian Photo Interpretation Institute, और इसका मकसद ये था कि ये जो संस्था है वो सर्वे ऑफ इंडिया के तहत काम करेगी। और आपको बता दूं मैं कि ये इंडियन फोटो इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट कहीं और नहीं है, ये देहरादून में ही है। और आज की तारीख में इसका नाम बदल दिया गया है। ये इंडियन फोटो इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहलाती है। और ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए कि कैसे कैसे बदलाव हुए हैं। जब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग बन गया देहरादून में, यानी कि ये आईपीआई का ही दूसरा नाम है, उसे बाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी और अब आज की तारीख में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का हिस्सा बना दिया गया है, और उसके तहत इसे ऑपरेट किया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो आईपीआई था, इसमें एयर के द्वारा लिए गए फोटो को हम पढ़ना सीखते थे, पढ़ाना सीखते थे और उससे नॉलेज गेन करना सीखते थे। बहुत बड़ी कहानी है। आज की तारीख में भी ध्यान रहे आप लोगों को कि सर्वे ऑफ इंडिया को ही जिम्मेदारी दी गई है कि वो भारत में पब्लिक डोमेन में जा करके एयर फोटोग्राफ को फोटोग्राफी कराएगा। करेगा नहीं, एयर फोटोग्राफी कराएगा। कराएगा किससे? कराएगा इंडियन एयर फोर्स से, कराएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से, कराएगा किससे? प्राइवेट सेक्टर्स में मेसर्स एयर सर्वे कंपनी कलकत्ता से कराएगा। तो ये चीजें तो चल रही थी और आज भी चल रही हैं। आज की तारीख में बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की बात आई, तो मुद्दा ये उठा कि अब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में ना रह करके हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाएंगे और अर्थ को इमेजिंग इमेजिंग करेंगे फ्रॉम द स्पेस। और तब से शुरुआत होती है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की। दुनिया में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की बातचीत करें, तो मेरे मित्रों ये ध्यान रहे कि वर्ष 1972 में सबसे पहले अमेरिका ने अपने लैंडसैट सैटेलाइट को भेजा, जिसका नाम ईआरटीएस भी कहते हैं, ईआरटीएस 123 लैंड। आज की तारीख में उसे हम लैंडसैट 127 के नाम से जानते हैं, ऐसे 8 भी की बात करते हैं। अब ये सैटेलाइट जो भेजे गए, ये सैटेलाइट की जो इंफॉर्मेशन थी, जो आज की तारीख में है और जो पहले हुआ करती थी, बहुत फर्क था। तब हमारे पास में अपना सैटेलाइट नहीं हुआ करता था। लंबे समय तक भारत ने अमेरिका के लैंडसैट के द्वारा पाए गए सैटेलाइट्स की इमेजेस का इस्तेमाल किया है। ये ध्यान रखना है आपको कि इसरो की स्थापना के बाद लंबे समय तक 1969 में इसरो की स्थापना होती है, उसके बाद से लेकर के अब तक
भारत ने बहुत प्रगति की है, लेकिन हमारा पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वर्ष 1988 में हम प्रक्षेपित करते हैं, जिसे हम आईआरएस के नाम से जानते हैं। उसके बाद से हमने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सैटेलाइट से मिलने वाली जो हमें इमेजेस हैं, इन इमेजेस को हम अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ते तो हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल पर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तीसरा, जब आप ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का काम कर रहे थे, तो दुनिया के जो मानव की खासियत ये होती है कि उसमें उत्सुकता, जिज्ञासा इतनी ज़्यादा होती है कि वो चीज़ों को और अच्छा करना चाहता है और बढ़िया करना चाहता है और वो चाहता है कि नई-नई चीज़ों का खोज करे। इसी दौरान एक खोज की गई, वो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिसे हम यूएवी के नाम से जानते हैं। आज की तारीख में उसे लोग बाग आम जनता की भाषा में ड्रोन का नाम भी लेते हैं और ड्रोन्स का प्रयोग करते हैं। आज हम समझेंगे कि ये जो रिमोट सेंसिंग डेटा प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि आप अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन एयरप्लेन से ले सकते हैं, सैटेलाइट इमेज से ले सकते हैं और अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो कि लेटेस्ट चीजें हैं, ड्रोन्स हैं, इनके बारे में क्या राष्ट्रीय नीति है, क्या नीतियां हैं जो आपको समझना चाहिए। तो आज का जो ये टॉक है, इसमें ये बातें समझने वाली है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि रिमोट सेंसिंग डाटा की जब बात हम करते हैं, तो रिमोट सेंसिंग केवल सैटेलाइट इमेज की बात मत समझिएगा। ये वो सभी माध्यम जिनसे हम रिमोटली अर्थ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इमेजिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, सब कुछ शामिल है। तो पहला मुद्दा ये है कि वी हैव टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसीज इन इंडिया। दूसरा है टू ट्रेस द डायरेक्शंस इट प्रोवाइड्स इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और तीसरा है टू आइडेंटिफाई द गैप्स दैट रिक्वायर द अटेंशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, एजुकेटर्स एंड जोग्राफर्स। इतना बताने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जहां तक रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी का सवाल है मेरे मित्रों, दो अलग अलग पॉलिसीज बन गई। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भारत ने 1972 से लेकर के और 1988 तक लैंडसेट का डेटा इस्तेमाल किया पढ़ने, पढ़ाने और रिसर्च करने के लिए, और जब 1988 में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और डेटा आने लगा, तो हम पहली बार 2001 में रिमोट सेंसिंग डेटा की पॉलिसी क्यों बनाते हैं? इससे पहले हमारे पास पॉलिसी क्यों नहीं होती है? ये एक बड़ा सवाल उठता है। तो पॉलिसी जो है हमारे यहाँ तब बनती है जब हमें प्रॉब्लम्स महसूस होने लगती है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और यदि हमने 2001 में पहली बार रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी बनाया, तो इसके बारे में भारत के भूगोलवेत्ताओं को कितनी जानकारी है और क्या जानकारी है। दूसरा मुद्दा ये उठता है कि भी यदि ये 2001 में बनाया, तो हमने इस पॉलिसी को रिवाइज 2011 में फिर किया। तो ये 2001 और 2011 की पॉलिसीज क्या हैं और 2011 के बाद हम आज 2021 में बात कर रहे हैं, तो इस बीच में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज़ हमारे यहाँ की दुखद बात ये है, जैसा कि मैं बातचीत करता हूँ पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में, तो मुझे लगता है कि आम जनता को और शिक्षकों को भी जानकारी नहीं है, जो दुखद है, बहुत ही दुखद है। फ्रेंड्स, सबसे पहली पॉलिसी 2001 में आती है, इसका नाम होता है रिमोट सेंसिंग डाटा पॉलिसी। इसमें क्या है? ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक नोडल एजेंसी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है और कहा जाता है कि यही सोल एंड एक्सक्लूसिव ओनर होगा ऑफ ऑल डेटा कलेक्टेड फ्रॉम इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। ये तय हुआ 2001 में। Remote sensing data to be provided as input for developmental activities at different levels and is also to benefit the society. और एनआरएसए को कहा गया कि आप इस पे काम करेंगे। एनआरएसए वाज वेस्टेड विद द अथॉरिटी टू एक्वायरिंग एंड डिसेमिनेटिंग ऑल रिमोट सेंसिंग डेटा फ्रॉम इंडियन एंड फॉरेन सैटेलाइट्स। यानी कि आपको यदि सैटेलाइट की डेटा लेनी है, तो आपको हर हालत में एनआरएसए को संपर्क करना ही पड़ेगा। आप चाहे इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की डेटा का इस्तेमाल करते हो या बाहर के किसी भी कंट्री का डेटा यदि आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको एनआरएसए से इजाजत लेनी पड़ेगी। एक और बॉडी बनाई गई, दैट इज कॉल्ड एज अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विल कंक्लूड एग्रीमेंट्स विद स्पेस इमेजिंग यूएसए के साथ में वो बातचीत करेगा और अपने सारे एग्रीमेंट्स को कंक्लूड करेगा। और एनआरएसए टू मेंटेन एन आर्काइव एंड लॉग ऑफ ऑल सैटेलाइट डेटा। जितना भी सैटेलाइट डेटा है जो हम हमें मिलता है, उसे आर्काइव में यानी कि रिकॉर्ड में रखना होगा। प्लस यदि इसका इस्तेमाल किसी को दिया गया करने के लिए, उसका रिकॉर्ड भी एनआरएसए को ही रखना पड़ेगा। यह जरूरी है जानना आपके लिए।
इस पॉलिसी में था क्या? इस 2001 की जो पॉलिसी लॉन्च हुई, इसमें कहा गया था कि इंडिया को जो है उस समय तक ध्यान रखना है कि एक बड़ी बात आपको पहले समझा दें कि जब हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो उसमें 4 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। वो 4 बातें क्या हैं कि भई उस सैटेलाइट में जो उसकी इमेजिंग होगी, उसका स्पेशियल रिज़ॉल्यूशन क्या है? दूसरा, उसमें जो रेडियोमेट्रिक रिज़ॉल्यूशन है वो क्या है? और तीसरा, उसका स्पेक्ट्रल रिज़ॉल्यूशन क्या है, वो क्या है? और चौथा, वो टेम्पोरल रिज़ॉल्यूशन क्या है? मैं फिर दोहरा दूँ, 4 बातों का ख़्याल रखना पड़ता है। क्या-क्या? स्पेशियल रिज़ॉल्यूशन, दूसरा रेडियोमेट्रिक रिज़ॉल्यूशन, तीसरा स्पेक्ट्रल रिज़ॉल्यूशन और चौथा टेम्पोरल रिज़ॉल्यूशन। क्योंकि आज का विषय तो सोनी जी ने दिया ही नहीं ना रिमोट सेंसिंग के लिए, वो तो विषय मैंने चुना है, तो इसमें तो कुछ और बातें करनी है। लेकिन आपको ये 4 बातें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, जब यूएसए ने सैटेलाइट लॉन्च किया 1972 में, उस समय की जो सैटेलाइट से ली जाने वाली इमेजेस थी, वो आज की तरह की इमेजेस नहीं थी। यानी कि सिंपल शब्दों में उनकी जो स्पेशियल रिज़ॉल्यूशन थी, वो बहुत पुअर थी। लगभग 70 मीटर के आसपास का रिज़ॉल्यूशन था। इसका मतलब क्या होता है? समझने की कोशिश कीजिए। यदि यूएसए के लैंडसैट सैटेलाइट का स्पेशियल रिज़ॉल्यूशन 70 मीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि धरती के किसी भी ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई और चौड़ाई 70 मीटर बाई 70 मीटर है, उसी ऑब्जेक्ट को आप उस रिमोट सेंसिंग के इमेज पर डिटेक्ट कर पाएँगे। यानी कि उससे छोटी आकृति की चीज़ को आप पहचान नहीं पाएँगे, आप ढूँढ नहीं पाएँगे। तो समय के साथ में क्या होगा? समय के साथ में आप क्या चाहेंगे कि आपकी जो स्पेशियल रिज़ॉल्यूशन है, वो क्या हो? 70 मीटर से 60 मीटर, 60 मीटर से 10 मीटर तक पहुँचे, 5 मीटर तक पहुँचे, 1 मीटर तक पहुँचे। ऐसा करने पे क्या होगा कि यदि आपके सैटेलाइट की स्पेशल रिज़ॉल्यूशन यदि 5.8 मीटर है या 6 मीटर है, तो आप धरती पर 70 मीटर बड़ाई 70 मीटर की जगह अब 6 मीटर बाई 6 मीटर के ऑब्जेक्ट को आसानी से ढूँढ पाएँगे। यह प्रगति कहलाएगी। मुझे उम्मीद है आप समझ समझ पा रहे होंगे। तो हुआ ये कि आपको याद होगा कि हमारे देश को कारगिल का युद्ध लड़ना पड़ा। जब कारगिल का युद्ध लड़ना पड़ा, उस समय हमारे पास में सैटेलाइट की जो इमेजेस की रिज़ॉल्यूशन थी, वो 5.8 मीटर की थी। और हम उससे ही काम किया करते थे। तो उस समय जो है वाजपेयी साहब ने कहा कि हमें कुछ नया काम करना चाहिए। तो हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, उसका नाम था टीईएस और उसे कहते हैं टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट। और हमने कोशिश ये की कि इसमें हम जो स्पेशियल रिज़ॉल्यूशन है उसको 5.8 मीटर से घटा करके 1 मीटर तक लेके आ जाएँ। मेरे मित्रों, इस बात का ख्याल रहे कि उसके बाद से ये तय हुआ कि जो 5.8 मीटर की थी, विष्णु की चीजें थी या उससे अधिक की थी, उस तरह के सैटेलाइट इमेजेस को अब लोगों को दिया जाने लगा। उससे पहले ये भी नहीं दिया जाता था। लेकिन वर्ष 2011 में जब हमने टीईएस लॉन्च किया और हमने अपने सैटेलाइट की स्पेशियल रिज़ॉल्यूशन को 5.8 मीटर से बढ़ाकर 1 मीटर कर दिया, तो हमने ये तय किया कि अब 2001 की पॉलिसी के बाद में 5.8 मीटर 5.8 मीटर रिज़ॉल्यूशन से ज़्यादा की जितनी भी इमेजेस हैं, वो पब्लिक को दी जा सके। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। अब इसमें क्या कहा गया था? कहा गया था ऑल डेटा ऑफ रेज़ोल्यूशन अप टू 5.8 मीटर शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस एंड ऑन एज रिक्वेस्टेड बेसिस। 2 चीजें थी कि जो भी हमसे मांगेगा उसको हम ये डेटा दे देंगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। रिमोट सेंसिंग डेटा बेटर देन 5.8 मीटर resolution will be screened by the appropriate agency before distribution, sensitive areas to be excluded। तो यदि 5.8 मीटर से अच्छा यानी कि 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर की बात यदि हम चाहते हैं लेना, तो वो डेटा हमें मिलेगा कब? या जब हमें उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी किस से? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, सर्वे ऑफ इंडिया से, तभी हमें ये काम करने की इजाजत मिलेगी। लेकिन मिलेगी, वो भी मिल सकती है। बट ध्यान रखना है कि चूंकि मामला सेंसिटिव होता है, इसलिए सेंसिटिव एरियाज को इस दायरे से बाहर निकाल दिया गया था।
सेंसिटिव एरियाज का मतलब ये है कि यदि वो बॉर्डर का एरिया है, या आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, या वो मिनिस्ट्री या आपके मिलिट्री के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उन इलाकों को इस नीति से बाहर रखा गया था। अब 2011 आते-आते मेरे मित्रों दुनिया में बहुत बदलाव हो गया। बदलाव किस तरह का हुआ आपको बता दें। पहला बदलाव तो ये हुआ कि जिस रिस्ट्रिक्शंस के साथ हम रह रहे थे, एक दिन अचानक गूगल ने पूरी दुनिया को चेहरा दिखा दिया और ये कहा, ये रहा तुम्हारा घर, ये रहा तुम्हारे राष्ट्रपति का घर, और सब कुछ गूगल ने भी अपने वर्ल्ड के नेटवर्क पर डाल दिया और हाई क्वालिटी इमेजेस पूरे दुनिया की दिखा दी। ऐसा दिखाने के साथ में ही भारत की प्रतिक्रिया हुई। गूगल को लिखा गया कि आप प्लीज इतने हाई रेजोल्यूशन के डेटा को पब्लिक डोमेन में मत डालिए, फोटोग्राफ्स को मत डालिए, इमेजेस को मत डालिए। गूगल ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया था और इस क्रांतिकारी कदम के विरोध में भारत सरकार ने गूगल को लिखा लिखा कि इसे आप बंद कीजिए। गूगल ने कहा हम बंद तो करेंगे लेकिन केवल आपके देश के लिए। यदि आपको आपत्ति है तो हम आपके देश में उस हाई रेजोल्यूशन डेटा को नहीं देखने देंगे, लेकिन इसे दुनिया के लिए बंद नहीं करेंगे। सो मेरे मित्रों, यदि आप अमेरिका में काम कर रहे हैं, जर्मनी में काम कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि हाईएस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन का डेटा गूगल पब्लिक डोमेन में सबको दिखाता है। तो आपने कहा कि मुझे मत दिखाओ, रिस्ट्रिक्शंस आपने लगाए, गूगल ने नहीं लगाए। साथ ही हुआ क्या, गूगल एक ऐसी संस्था है जिस पर कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं है, बिकॉज लोग चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन को मिले। मेरे मित्रों, गूगल ने एक दुनिया के स्तर पर मैपाथन कराया और उसमें भारत के लोगों को भी पार्टिसिपेट करने के लिए कहा। इसे कहते हैं मैपाथन। करना क्या होता है, बच्चे स्कूलों के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और करने के बाद में वो किसी भी लोकेशन की बेस्ट क्वालिटी मैपिंग करते हैं। ऐसा करते वक्त हमारे एक नन्हे से बच्चे ने जाने अनजाने में पठानकोट के एयर हेडक्वार्टर्स में, जहां वो रहता था क्वार्टर्स के आसपास, उसने अपने कैमरे से, अपने मोबाइल से फोटोग्राफ लिए और उसकी मदद से खूब बढ़िया एक मैप बनाया और उसमें हर चीज जो एयर हेडक्वार्टर की थी उसने उसने दिखा दी कि यहाँ पर हवाई जहाज खड़े हैं, यहाँ पर इनका ये है, यहाँ संतरी खड़ा होता है, यहाँ ये गेट खड़ा होता है। और आपको याद होगा कि उस मैपाथन के ठीक तुरंत बाद उस बच्चे की मासूमियत के कारण वो सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंच जाती है और पाकिस्तान अटैक कर देता है। ये बात आपको नहीं पता होगी। और तब जब नींद खुली कि ये बच्चों का मैपाथन बंद होना चाहिए, गूगल के ऊपर सर्वे ऑफ इंडिया ने केस कर दिया। वो केस आज भी पेंडिंग है, आज भी पेंडिंग है मेरे दोस्तों। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो फ्रीडम है ऑफ यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी विच यू हैव इन योर हैंड, उसका यदि गलत इस्तेमाल हो जाए तो भारत ही नहीं, आप सबकी जान को खतरे में डाला जा सकता है। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजी जब आती है तो हम परसीव नहीं कर पाते हैं कि इससे होने वाले खतरे क्या हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते वक्त 3 पॉइंट का ख्याल जरूर रखिएगा। नंबर 1, टेक्नोलॉजी का यूज तो हो बट इसका मिसयूज ना हो, इसका एब्यूज ना हो, और ऐसा करने के लिए ही रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं। सो अब 2011 में क्या हुआ, 2011 में जब आरएसडीपी की पॉलिसी को थोड़ा सा बदलाव किया गया। पर्पस था टू कैटर टू द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द कंट्री। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2001 की स्थिति से बढ़ते बढ़ते जब हम 2011 तक पहुंचे, तब तक क्या हो चुका था पता आपको? तब तक ये हो चुका था कि अमेरिकन साइंटिस्ट नासा के पास में आपके अंगूठे के साइज, यानी कि 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर की स्पेशियल रेजोल्यूशन आ चुकी थी। जहां आप 5.8 मीटर की बात कर रहे थे, जहां आप 1 मीटर की बात पर बहुत उत्साहित हो रहे थे, नासा ने कहा हमारे पास वर्ल्ड के हर कोने का 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर इमेज अवेलेबल है। और आप समझ सकते हैं कि जिस देश के पास में नेल साइज इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस देश से कोई भी दुनिया की ताकत अपनी चीज छुपा नहीं सकती है। और यही वजह है कि आज भी अमेरिका सबसे पहले नंबर पर है जहां तक वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन का सवाल है। अमेरिका के पास एक एक व्यक्ति के बारे में इंच में नहीं, सेंटीमीटर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, nothing can be hidden from America because their satellites have so high quality
spatial resolution that no other country can match with it. ये आपको जानना जरूरी होगा। आज भी हमारे सैटेलाइट्स के पास में इवन इन डिफेंस पर्पस के लिए भी हम 0.5 मीटर तक जा पाए हैं। और उनके पास क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो यूएसए का है, उनके पास में 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर का है, और वो चाहते हैं इसे और अधिक इंप्रूव करना। सोच के देखिए कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो किस लेवल की है। आप 0.5 मीटर या 0.4 मीटर के आसपास हैं और उनके पास में, लेकिन जो आपके पास 0.4, 0.5 या 1 मीटर का है, वो आपके प्रयोग के लिए नहीं है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि भी वो केवल रिसर्च के पर्पस के लिए, यानी कि आपका डीआरडीओ तो इस्तेमाल कर सकता है। यदि आप काम कर रहे हैं इसरो में तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आप काम कर रहे हैं एनआरएसी में तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो पब्लिक डोमेन के लिए नहीं है। तो इसमें ये बात ध्यान दी गई थी। So the National Remote Sensing Center of the Indian Space Organization or the Department of Space is vested with the authority to acquire and disseminate all satellite remote sensing data in India, both from Indian and foreign satellites. इसमें क्या कहा गया, अब देखिए बदलाव। पहले 5.8 मीटर की बात की गई थी, 11 आते आते कहा गया ऑल डेटा ऑफ रेजोल्यूशन अप टू 1 मीटर शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस एंड ऑन एज रिक्वेस्टेड बेसिस। यानी कि इस पीरियड में 5.8 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर के जो हमने सैटेलाइट इमेजेस इकट्ठे किए थे, वो सारे अब पब्लिक को दिए जा सकते हैं। तो पहले 5.8 पर थे, अब कहां आ गए, आप 1 मीटर पे आ गए। क्यों? क्योंकि पब्लिक डोमेन से हट करके गवर्नमेंट के पास में अपने इस्तेमाल के लिए, डिफेंस पर्पस के लिए इससे बेटर डाटा अवेलेबल है, बट वो डाटा आपको नहीं मिलेगा। यानी कि बिलो 1 मीटर डेटा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पर्पस के लिए है। Now, with a view to protect national security interest, all data of better than 1 meter resolution shall be screened and cleared by the appropriate agency prior to distribution. वो दिया जाएगा किसको? DRDO को मिलेगा, NRSC को मिलेगा, स्नो एंड एवालांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट को मिलेगा, वो सभी एजेंसीज को मिलेगा जो नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं, उनको मिलेगा। आपके पास में यदि कोई नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, आपको भी मिलेगा, बट उसके लिए आपको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। अब इसमें देखिए, गवर्नमेंट यूजर्स नेमली मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर, ऑटोनोमस बॉडीज एंड ऑल अदर्स कैन ऑब्टेन द डेटा विदाउट एनी फर्दर क्लियरेंस। उनको यदि एक बार क्लियरेंस मिल गई कि ये संस्थान देश के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें फर्दर क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेसिफिक सेल अब्लिक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट टू बी कंक्लूडेड बिटवीन एनआरएससी एंड अदर यूजर्स फॉर डेटा ऑफ बेटर देन 1 मीटर रेजोल्यूशन। तो ये तो थी हमारी पॉलिसी। इसमें क्या कहा गया था, data better than 1 meter will be subject to screening but no mention is there for blanking the vital basis। ये आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया था कि यदि कोई वाइटल स्पेस है, कोई बहुत वल्नरेबल एरिया है, उसको हम ब्लैंक कर देंगे, ऐसी बात नहीं थी। 2001 की पॉलिसी में कहा गया था कि हम वाइटल जो एरिया होंगे, एयरपोर्ट होगा, डिफेंस का एरिया होगा, उसको हम क्या करेंगे, ब्लैंक करेंगे। लेकिन बाद में ध्यान आया कि जैसे ही उस एरिया को हम ब्लैंक करते हैं, हम दुनिया की एजेंसी को बता देते हैं कि यहाँ पे कुछ खास है, और यह तो एक गलत हो जाता और गलत हो रहा था कि यदि हमने ये कह दिया कि यहाँ पर हमारे एमुनेशन रखे हुए हैं, इसलिए हम इसको दिखा नहीं रहे हैं, तो बता ही दिया हमने ना। एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हिच वी वर डूइंग, वी वर ब्लैंकिंग आउट। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें ऐसा ब्लैंक करने की बात नहीं कही गई थी। दैट वाज देयर। The NRSC as sole distributor of data shows too much of centralization. It should be decentralized. अब हो ये रहा था कि NRSC जो थी बॉडी, वो सब चीजों को अपने कंट्रोल में कर रही थी। तब कर रही थी जबकि वो सारी इंफॉर्मेशन, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थी। तो बड़ा सवाल उठता है कि भी इतना अधिक कंट्रोल क्यों था। लोग बाग तो सारे काम कर रहे थे, वो डेटा जो है ना इस्तेमाल कर रहे थे, और उनके फ्रेंड्स जर्मनी में, यूएसए में, कनाडा में डेटा पे काम कर रहे थे, उनसे डेवलप करके आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर छप रहे थे। तो तीसरा, सबमिटेड डेटा ऑफ इंडिया इज फ्रीली अवेलेबल ऑन वेब फॉर डाउनलोडिंग आफ्टर क्रेडिट कार्ड पेमेंट। आज भी यदि आप यूएसए में हैं तो आप इंडिया का 1 मीटर से कम 0.5 मीटर का डेटा आप सिंपल क्रेडिट कार्ड की पेमेंट से खरीद सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर जो लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस आज भी जो लगाए गए हैं, वो क्यों लगाए गए हैं, तो बड़ा सवाल उठता है, एंड इसको समझना पड़ेगा बारीकी से। फ्रेंड्स, ये जब हम कर ही रहे थे तब तक दुनिया में एक नई खेल शुरू हो गई, और वो क्या खेल शुरू हुई, वो शुरू हुई कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल। आपने देखा होगा आजकल शादियों में हर आदमी अपने घरों में जो है ना ड्रोन से
फोटोग्राफी कराने लग गया है। ये क्या है? नाउ Director General of Civil Aviation is the authority to permit flying platform over a particular region. It does not cover permission for the devices and sensors that are proposed to be mounted on the platform. तो ये क्या कह रहा है कि भाई आप एक जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि ड्रोन को आप उड़ा सकते हैं। उस ड्रोन में क्या लगाना है, कितना लगाना है, इसके बारे में ये साइलेंट था। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या-क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसलिए एक उस बात को कवर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक और पॉलिसी लेके आनी पड़ी। और वो क्या पॉलिसी कहती है? वो कहती है कि इट इज फॉर इंस्ट्रक्शंस फॉर कंडक्ट एंड क्लियरेंस ऑफ एरियल फोटोग्राफिक सर्वे पब्लिक एयरक्राफ्ट बॉर्न रिमोट सेंसिंग डेटा एंड इमेजरीज एक्विजिशन क्लासिफिकेशन स्टोरेज एंड इशू। और ये कब की पॉलिसी है? ये 2001-6 की बात है। ये यूएवी की बात वहां पे कही गई है। अब इसमें क्या इंक्लूड किया गया है? इस पॉलिसी के तहत इंक्लूड ये किया गया है द ऑर्डर्स कवर एरियल फोटोग्राफी, airborne remote sensing data and imageries through analog metric camera, airborne laser terrain mapping, synthetic aperture radar, hyperspectral scanners, geophysical sensor, electromagnetic sensor, digital camera और other approved techniques of survey. इन मैंने पहले ही कहा था कि मैं जिनसे बात कर रहा हूं वो इंडिया के मोस्ट अवेयर्ड लोग हैं, इसलिए इस पे ज्यादा मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। अब ये गाइडलाइंस क्या थी कि कॉमर्शियल काम के लिए क्या होगा और एकेडमिक वर्क के लिए क्या होगा। द ऑर्डर्स आल्सो डिफरेंशिएट्स बिटवीन एरियल कॉमर्शियल फोटोग्राफी फॉर लाइव न्यूज। तो आपने देखा होगा कि एनडीटीवी का या आज तक का कैमरा लेकर के वो फोटोग्राफी करने लगता है। समझना पड़ेगा कि किसको उसको कितनी फ्रीडम है और वो कैसे क्या कर रहा है। दूसरा, एंड एरियल फोटोग्राफी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल बेस यूजेस। तो इसमें ये कहा गया है कि आप लाइव एरियल फोटोग्राफी फॉर न्यूज के लिए करते हैं, इट शुड बी कवर्ड बाय द डीजीसीए इन अकॉर्डेंस विद द एमओडी गाइडलाइंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो गाइडलाइंस है उसको पालन करना पड़ेगा। और क्या क्या कहा गया उसमें? इट ऑल्सो डिफरेंशिएट्स द यूज ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स बाय सर्वे ऑफ इंडिया एंड एनआरएसी फ्रॉम एरियल फोटोग्राफी बाय अदर एजेंसीज फॉर एरियल फोटोग्राफी ऑफ स्मॉलर एरियाज। This assumes that bigger areas are covered only by the government agency. तो यदि आपको चंडीगढ़, आपको दिल्ली या आपके अन्य इलाकों की किसी ने फोटोग्राफी करनी है, वो सभी नहीं कर सकते, आपको परमिशन नहीं है। ये केवल सर्वे ऑफ इंडिया ही करेगा या ये गवर्नमेंट की एजेंसी ही करेगी, एनआरएसी की करेगा। और ये समझ में आना चाहिए आपको। अब प्रोसीजर्स क्या होगा? All applications for aerial photographs are required to be made by the Director General of Civil Aviation. इसकी 6 कॉपियां बनेगी एंड वो 6 वीक्स बिफोर द डेट ऑन विच द फोटोग्राफी इज डिजायर्ड टू बी कैरिड आउट बताना पड़ेगा। 6 हफ्ते पहले, 1.5 महीने पहले। द एप्लीकेशन मस्ट क्लियरली इंडिकेट इंटर एलिया द पर्पस फॉर विच एरियल फोटोग्राफी इज रिक्वायर्ड एंड डिटेल्स अबाउट द फ्लाइंग एजेंसीज। क्यों करने जा रहे हैं ये बताना पड़ेगा और कौन करेगा ये भी गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। अब इसमें जो सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसीज होंगी, कौन कौन सी होंगी? इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो शामिल होगा, आर्मी हेडक्वार्टर शामिल होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस शामिल होगा। और आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिक्विजिट क्लियरेंस एंड कमेंट्स फ्रॉम द ऑल कंसर्न, तीनों को मिला करके, देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विल इश्यू सिक्योरिटी क्लियरेंस फॉर सच एरियल फोटोग्राफी इनकॉर्पोरेटिंग सच कंडीशंस। आपको मैं बता दूं कि कुछ समय पहले चंडीगढ़ के डीएम को ये मालूम था ही नहीं कि वो जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करना भी है कि नहीं करना है। चंडीगढ़ के होटलों में, मैरिजेज में जो ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे थे उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, सही इस्तेमाल हो रहा है, लोगों को मालूम था ही नहीं, क्योंकि लोगों ने पॉलिसी पढ़ी नहीं है, लोगों तक पहुंची नहीं है। अब ये जो यदि क्लियरेंस मिल गई आपको तो कब तक रहेगा? द सिक्योरिटी क्लियरेंस इज वैलिड फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए। द कंसेशन टू सर्वे ऑफ इंडिया एंड एनआरएसी इज दैट दे कैन डायरेक्टली अप्रोच द अदर एजेंसीज मेंशन्ड अबव विद कॉपीज टू डीजीसीए। Another concession is for aerial photography of disaster hit areas. यदि कहीं पर डिजास्टर आ जाए तो वहां पर ये बातें लागू नहीं होती क्योंकि इसको संभालना है। थर्ड, there are elaborate instructions for the clearance of data for storage, issue, use and periodic verification. Further, a security officer को इजाजत होनी चाहिए कि वो उस एरोप्लेन में मूव करेगा, लेकिन उसकी लाइफ इंश्योरेंस 20 लाख की करानी पड़ेगी। ये पुरानी पॉलिसी का हिस्सा है। अब नए गाइडलाइंस क्या आ गए? अब ये देखिए मैंने बात क्या की है।
ये जब सब चल रहा था तब तक कुछ बदलाव आ गया। क्या हो गया? द न्यू पेपरलेस सिस्टम डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 मार्च 2020। इसी साल 2020 में अब ये कहा गया कि भाई हम इसमें बहुत पेपर वर्क होता था, इसको कम कीजिए और एक पोर्टल मैंने लिखा है, इस पोर्टल के माध्यम से आप सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बातचीत कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप यदि कुछ मांगते हैं तो आपको मिल जाएगा, वो प्रॉपर क्लियरेंस से ही मिलेगा, बट इसमें आप ऑनलाइन अपनी रिक्वायरमेंट्स मंगा सकते हैं। अब ड्रोन्स के बारे में क्या कहा गया? अब ड्रोन्स के लिए अलग पॉलिसी बनाई गई। वो क्या है भाई? इंडियाज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन केम विद फर्स्ट सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स फॉर ड्रोन्स ऑन अगस्त 27 2018 को। तो 27 अगस्त 2018 को एक पॉलिसी आती है जो 1 दिसंबर 2018 से लागू हो जाती है। और ये क्या कहता है भाई? इसमें क्या शामिल है? फॉरेनर्स आर करेंटली नॉट अलाउड टू फ्लाई ड्रोन्स इन इंडिया। तो यदि आप किसी बाहर के आदमी को देखते हैं वो ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, उसको आप रोकेंगे। फॉर कमर्शियल पर्पजेज दे नीड टू लीज द ड्रोन टू एन इंडियन एंटिटी। यदि वो चाहते हैं किसी काम के लिए तो वो खुद नहीं करेंगे, वो किसी भारत के किसी फर्म, भारत में रजिस्टर्ड किसी फर्म को देंगे, हु इन टर्न विल ऑब्टेन। उन्हें दो काम करने पड़ेंगे। उन्हें डीजीसीए से यूनिक आईडी लेनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उन्हें एक परमिट लेना पड़ेगा जिसे कहते हैं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट, यूएओपी लेना पड़ेगा। ये बातें भी आपको सिखा दिया गया। अब ड्रोन्स के बारे में जो मेजर गाइडलाइंस है क्या क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। ऑल ड्रोन्स एक्सेप्ट दोज इन द नैनो कैटेगरी मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड इशूड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपको हम बताएंगे आगे कि ये कैटेगरी क्या होती है, उसमें नैनो कैटेगरी भी कैटेगरी होती है। आगे, अ परमिट इज रिक्वायर्ड फॉर कमर्शियल ड्रोन ऑपरेशंस एक्सेप्ट फॉर दोज इन नैनो कैटेगरी फ्लोन बिलो 50 फीट। यानी कि यदि कमर्शियल पर्पज इस्तेमाल कर रहे हैं और 50 फीट से नीचे की हाइट पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन्हें हम माइक्रो कैटेगरी फ्लोन बिलो 200 फीट। अब आगे बात करेंगे। तीसरी बात, ड्रोन पायलट। यहां ध्यान रखना है, ड्रोन पायलट में पायलट नहीं होता है, ड्रोन पायलट नीचे होता है ग्राउंड पर और ग्राउंड से ऑपरेट कर रहा होता है। तो ड्रोन पायलट मस्ट ऑब्टेन और मेंटेन ए डायरेक्ट विजुअल लाइन ऑफ साइट एट ऑल टाइम्स व्हाइल फ्लाइंग। इसका क्या मतलब होता है कि जो पायलट है ग्राउंड पर यदि आप हैं और आपके यहाँ पास में कंट्रोल है, तो आपका ड्रोन आपकी दृष्टि के सामने ही होना चाहिए। यदि वो दृष्टिविहीन होता है तो वो ड्रोन आपको नहीं अलाउड है। आपकी इसलिए हमें इसे क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज, ये आपके जो है हमेशा ही विजुअल लाइन ऑफ साइट, वीएलओएस कहते हैं इसको, वीएलओएस कहते हैं, विजुअल लाइन ऑफ साइट, यानी कि आपको दिखना चाहिए, वो वही आपको अलाउड है। ड्रोन्स कैन नॉट बी फ्लोन मोर देन 4 फीट वर्टिकली। 400 फीट से अधिक ऊंचाई पर ड्रोन को उड़ा नहीं सकते हैं, यह जानना आपके जरूरी है। ड्रोन्स कैन नॉट बी फ्लोन इन एरियाज स्पेसिफाइड एज नो फ्लाई जोन्स which include airports, international borders, Vijay Chowk in Delhi, state secretariat complex in state capitals, strategic locations, military locations। यदि ऐसा करते हैं तो यह गुनाह हो जाएगा। लास्टली, permission to fly in controlled airspace can be obtained by filing a flight plan and obtaining a unique air defense clearance, उसको एडीसी कहते हैं, और फ्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर एफआईसी कहते हैं। अब आपको जानना होगा कि जिस ड्रोन की आप बात करते हैं, ध्यान रहे पब्लिक में बहुत कम इंफॉर्मेशन है, जितने कमर्शियल यूजर्स हैं पता ही कुछ नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में आज की तारीख में 5 तरह के ड्रोन्स की बात की जाती है। पहली कैटेगरी होती है नैनो। नैनो कैटेगरी की जो का भार होगा वो 250 ग्राम का होगा। माइक्रो का जो भार होगा वो 250 ग्राम से लेकर के 2 किलो तक का होगा। स्मॉल का जो होगा वो 2 किलो से लेकर 25 किलो तक का होगा। मीडियम का इस्तेमाल 25 किलो से लेकर के 150 ग्राम तक का होगा। और जो लार्ज साइज के हमारे ड्रोन्स होंगे उन्हें हम ग्रेटर देन 150 किलो, 150 किलो से बड़े ड्रोन्स का भी इस्तेमाल है। लेकिन इसमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट फॉर नैनो कैटेगरी। जो छोटे वाले हैं, जो 250 ग्राम वाले हैं, उनके लिए आपको नहीं कराना रजिस्ट्रेशन, रेस्ट के लिए कराना है। इसको करते वक्त ये सारी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। हर ड्रोन में जीपीएस लगा होना चाहिए, हर एक के पास में रिटर्न टू होम की व्यवस्था होनी चाहिए, एंटी कोलिजन साइट लाइट लगी होनी चाहिए, आईडी प्लेट लगी होनी चाहिए, एक फ्लाइट कंट्रोलर विद फ्लाइट डेटा लॉगिंग होनी चाहिए, और उसका रेफरेंस आईडी और सिम, नो परमिशन नो टेक ऑफ की व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए, operators of civil drones will need to get a permit from the DGCA।
देयर आर एक्सेप्शंस फॉर नैनो, नैनो के लिए जरूरत नहीं है। माइक्रो के लिए क्या कहा गया है, जो जो आपका नैनो है वो 50 फीट से नीचे उड़ाएंगे आप, जो आपका माइक्रो है उसे आप 200 फीट से नीचे नीचे उड़ाएंगे। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन आपको उड़ाने से 24 घंटे पहले देनी पड़ेगी। एंड आरपीए ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एनटीआरओ और एआरसी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट, इनके लिए ये जो वहाँ के लोकल पुलिस को बताना पड़ेगा। बिना लोकल पुलिस को बताए हुए यदि आप ड्रोन को उड़ाते हैं तो गलत करते हैं। एंड लुक एट इट। सो डीजीसीए ने दो बातें डिफाइन कर दी। पहला क्या कहा है कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट क्या होता है। इट इज एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट पायलटेड फ्रॉम रिमोट पायलट स्टेशन। दूसरा उन्होंने कहा कि आरपीएस क्या होता है, तो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट इट्स एसोसिएटेड रिमोट सेंसिंग पायलट स्टेशन, command and control links and any other components forms a remotely piloted aircraft system. All drones other than nano category shall apply to DGCA for import clearance. Import यदि करना चाहते हैं तो आपको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, and based on that Directorate General of Foreign Trade shall issue license for import. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि यदि आपके पास में यदि परमिट है भी तो वो परमिट 5 साल के लिए होगा। और क्या क्या लागू होगा इसमें, द पॉलिसी आल्सो स्टिपुलेट्स दैट आरपीएस शैल बी फ्लोन ओनली बाय समवन, जिसकी उम्र कितनी होगी, वही उड़ा सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, एंड उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए जो कि डीजीसीए से अप्रूव होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, कोई भी ड्रोन उड़ाने लगता है, यह सब गलत है, यह सब गलत हो रहा है। अब बेसिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, द बेसिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर विल रिस्ट्रिक्ट ड्रोन फ्लाइट्स टू द डे लाइट टाइम। उड़ाना केवल दिन में है, केवल दिन में उड़ेगा। और क्या करना है, हमने देखा है मैरिजेज में लोग रात में उड़ाते हैं, गलत करते हैं। केवल दिन में इस्तेमाल करना है, रात में नहीं करना है, इलीगल है। एंड दैट टू विद इन विजिबल लाइन ऑफ साइट, और वो दिखना दिखना चाहिए। Also, along with other SOPs, the DGC has clarified that no remote pilot can operate more than one. एक से ज्यादा नहीं उड़ने चाहिए एक बार में। यदि आप एक से ज्यादा उड़ाते हैं वो भी गलत है। प्लस मैन्ड एयरक्राफ्ट विल गेट प्रायोरिटी। यदि उस इलाके में कोई मानव द्वारा चलाया जाने वाला एयरक्राफ्ट जा रहा है तो उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, आपके ड्रोन को नहीं मिलेगी। देयर कैन नॉट बी एनी ह्यूमन और एनिमल पेलोड्स और एनीथिंग हैजार्डस। उसमें आप कोई भी ऐसी चीज नहीं लगाएंगे जो हैजार्डस होगी। और लास्टली, इट कैन नॉट इन एनी मैनर कॉज डेंजर टू पीपल और प्रॉपर्टी, एंड इंश्योरेंस विल बी मैंडेटरी टू कवर थर्ड पार्टी डैमेज। ये भी कराना पड़ेगा आपको। अब ये जो कुछ बातें हैं जो कि वल्नरेबल एरियाज के बारे में, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर नहीं करना है आपको पता लग ही गया होगा। अब ये सारी बातों को बताने के बाद में हमें क्या लगता है कि जो हमारे रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी में एक खास चीज की कमी नजर आती है। आगे क्या होने जा रहा है वो हम पहले इसका आभास नहीं कर पाते हैं। सो इट लैक्स अ प्रोएक्टिव विजन, जबकि होना ही चाहिए कि हम इस बात को सोच लें कि आगे क्या होने जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे फोबियाज एंड डिस्ट्रस्ट प्रिवेल करते हैं। हमें अपने लोगों पर विश्वास नहीं है, और ये जो कई तरह के डर हैं, उस डर का क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता है जो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। जैसे मैंने बताया आपको कि रिगार्डिंग मैं पाथर में हुआ। देन फियरफुल एंड ऑलवेज ए फॉलोवर। हम इतने अधिक संकालु विचार के हैं और डरते हैं कि हमें अपने ही लोगों से डर लगता है, जबकि विदेशी हमारे डेटा का खूब इस्तेमाल करते हैं, उनको सब पता होता है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें हमारी नीति कैसी होनी चाहिए। एंड स्लो इन प्रोविजन ऑफ डेटा। तो हम इतने स्लो हैं कि हमारे पास जो डेटा इस्तेमाल करने के लिए आता है वो आज का डेटा ना होकर के 5 साल 10 साल पुराना डेटा होता है, और उसका इस्तेमाल करके हम कुछ खास नहीं कर पाते। फाइनली, फील्ड सर्वे एंड वेरिफिकेशन इज डाइंग डाउन। हम लोग अब आश्रित होते जा रहे हैं कि सब कुछ गूगल पे देख लो, गूगल को से कर लो। केवल गूगल से करने से काम नहीं चलना है चलेगा। आपके लिए जरूरी है कि आप फील्ड का भी काम करिए, क्योंकि आप जोग्राफर हैं। जब फील्ड में जाएंगे तो आप चीजों को बड़ी बारीकी से समझ पाएंगे। नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ जोग्राफर्स इन सर्वे ऑफ इंडिया ड्यू टू पुअर ट्रेनिंग। तो हमारे जो शिक्षक हैं, जो छात्र हैं, उनकी ट्रेनिंग इतनी पुअर है कि सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि भैया हमें बख्शो, आपसे काम नहीं होने वाला है। और लास्टली, लास्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटीज हैव फेल्ड टू अपडेट देयर सिलेबस टू कैटर द नीड्स ऑफ द नेशन। तो जब आपके सिलेबस में 1960 की बात की जाएगी, 70 की बात की जाएगी, आपके मैप्स सारे पुराने होंगे, तो आप नई बात कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सोनी जी को फिर धन्यवाद देता हूं कि एक नए विषय पर एक नई बातचीत करने का उन्होंने मुझे मौका दिया। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो जरूर आप पूछें। थैंक यू सर। आपको आमंत्रित करना हमारे लिए सदैव सौभाग्य का पात्र का हिस्सा होता है। जो जानकारी आज आपने दी, मैं खुद इस बात को एडमिट करता हूं कि उसमें से बहुत सारी चीजें मुझे स्वयं को भी पता नहीं थी और हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी निश्चित रूप से एक नई इंसाइट मिली है। ये चीजें हमारे चारों तरफ हो रही है, लेकिन आप इसको चाहे हमारी इग्नोरेंस कह दें और चाहे हमारा लैक ऑफ इनिशिएटिव कह दें कि हम ढूंढने की कोशिश नहीं करते जो नई चीज हमारे चारों तरफ है, लेकिन आपकी इस जिज्ञासा का स्तर बहुत ऊंचा है। इस बात को मैं भली भांति जानता हूं। जिस बारीकी से आपने हमारे पार्टिसिपेंट्स को इस विषय के बारे में बताया, शायद आपके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति मेरी नजर में नहीं है जो इसको इतनी बेहतरी से प्रस्तुत कर पाता। हम बहुत आभारी हैं। मैं कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जयपुर और डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर की तरफ से आपका तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे पार्टिसिपेंट्स को अपनी एक्सपर्टाइज से रूबरू करवाया। अभी मैं एक बात कहूंगा कि मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने अपनों से आज मिलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। भुवन, यूएसजीएस, अर्थ एक्सप्लोरर, एलॉस, पल्सर आदि पर प्राप्त होने वाले फ्रीली डाउनलोड डेटा पर भी क्या किसी प्रकार की कोई पॉलिसी लागू होती है? नहीं, उन पर नहीं होती है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं होती है। जो उस उन पर हाँ सर। क्योंकि इंडिया में जो आप डेटा खोलते हैं साइट्स पर, वो डेटा की ऑलरेडी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आ रही है, आपको ध्यान रखना है। यस सर। हाँ, उस पर पॉलिसी लागू नहीं होती। एक क्वेश्चन नेदुनूरी ने पूछा है व्यास सर से, हाउ टू इरेडिकेट चाइल्ड लेबर इन sorry, only in India. Yes, how to eradicate child labor in India? Yes. Though this question is not directly related to the deliberation which you gave, if you feel like you can respond to this question in a way that, you see, it is related with the terms of trade, which we have legalized or opted or accepted as such. Now, whose children are working as child labor? The people whose work is paid less, or the parents are getting less wages. Therefore, either they have a small holding, or they are working manual laborers, or they have no work. So I think to strengthen, to eradicate the child labor, we have to equalize, or we have to correct the terms of trade, particularly the wages we give to the manual laborers. You see, who decide? The minimum wages has to be increased. The minimum land size holding has to be increased, or there has to be more employment opportunities along with reasonable, why reasonable, maybe comfortable income for the masses. Because we, sometimes we say, hey, we go to that dhaba, there we get a tea for 5 rupees or so. And we ignore the idea that how that fellow is serving tea at 5 rupees or 10 rupees, because he's not paying enough to his workers, or he himself living under the poor conditions. That is why he's paying. We have to accept this reality that if we get 1,50,000 rupees per month, then others should also get the equal or not much less than what we get. So it is all related with the terms of trade. It is all fictitious notion that we are in the tertiary sector or quaternary sector, so we must receive more wages than the manual laborers, manual workers. This distinction has to go. And this is again a development fallacy. That development, because we are already identified, when someone comes to work in India, they are allowed to pay more. And if someone comes from the rural area, they are paid at a minimum, just at a threshold, so that they can survive and work for us as a machine. So this has to be changed. Automatically, no parent will send their children if they get good amount of salary or wages for child labor. Thank you, sir. Thank you very much. Definitely, your explanation is giving a new insight to this entire
scenario which we are facing in terms of the developmental gap in India in various lines. And especially you have explained that how child labor is deep rooted in our system and how we can get rid of. Thank you, sir. Thank you very much. Now, without wasting any time, I request Dr. Chandre Banerjee. Dr. Chandre Banerjee, ma'am, are you hearing me? Soniji, I may be allowed to leave. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you for this opportunity, and God bless to everybody. And please stay safe wherever you are. Thank you. Thank you, sir. Thank you for sharing your views with us. Thank you.